हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है सीबीएसई क्लास 12th अकाउंटेंसी प्रोजेक्ट सेशन 20 और 21 के लिए। इस साल सीबीएसई ने कहा है कि आपको 2 स्पेसिफिक प्रोजेक्ट और एक कॉम्प्रिहेंसिव प्रोजेक्ट सबमिट नहीं करना है। इसके बदले सिर्फ और सिर्फ आपको एक स्पेसिफिक प्रोजेक्ट ही इस साल सबमिट करना है। तो इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि ये प्रोजेक्ट हम कैसे बनाएंगे, इसके लिए डेटा कहाँ कहाँ से हम कलेक्ट कर सकते हैं, और एक्चुअल में जब हम फाइल बना रहे होंगे तो पेजेस वाइज फाइल का कंटेंट क्या होना चाहिए, जिससे कि आपको बहुत आसानी हो जाएगी फाइल बनाने के लिए। तो इस वीडियो को आप एंड तक देखें तो आपको फाइल बनाने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पहली बात, ये जो आपका प्रोजेक्ट है ये बेस्ड है वॉल्यूम 3 में, दैट इज़ जो आपका एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट है। इसके अंदर हम 5 चैप्टर पढ़ते हैं। आपको करना क्या है, आपको सबसे पहला काम ये करना है कि आपको सिलेक्ट करना है कोई भी लिस्टेड कंपनी जो इंडिया में काम कर रही हो, कोई भी लिस्टेड कंपनी जो इंडिया में काम कर रही हो। उसके बाद आप क्या करेंगे, आप डाउनलोड कर लेंगे इस लिस्टेड कंपनी जो भी आपने सिलेक्ट की है उसका एनुअल रिपोर्ट। एनुअल रिपोर्ट किस साल का आपको डाउनलोड करना है, अभी लास्ट ईयर जो एंड हुआ है फाइनेंशियल ईयर, अकाउंटिंग ईयर, वो कौन सा होगा, फाइनेंशियल ईयर 2019 और 20, 31 मार्च 20। इसी के जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होंगे वो ऑडिटेड होंगे। तो आपको करना क्या है, जो भी लिस्टेड कंपनी आपने चुनी है उसका आप एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड कर लीजिए। ये एनुअल रिपोर्ट आपको उसी पर्टिकुलर कंपनी की वेबसाइट पे मिल जाएगा। और भी अदर सोर्सेज होते हैं जहां पर आप एनुअल रिपोर्ट्स डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि एग्जांपल के लिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है www.learnstockmarket.in, www.reportjunction.com, या फिर आप सिंपली गूगल में भी सर्च कर सकते हैं कि सपोज़ मैंने डाबर इंडिया लिमिटेड चुना है तो मैं गूगल में सर्च कर लूँगा एनुअल रिपोर्ट फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920 ऑफ डाबर इंडिया लिमिटेड। तो आपको एनुअल रिपोर्ट मिल जाएगी उस कंपनी की जिस कंपनी को आपने सिलेक्ट किया है। और बेस्ट यही रहेगा कि आप लिस्टेड कंपनी ही चुनें, बिकॉज इसके जो डेटा होते हैं वो ईजिली अवेलेबल होते हैं, बिकॉज ये स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड होते हैं। और लिस्टेड कंपनी का मतलब क्या होता है, वो पब्लिक कंपनी जिसके शेयर्स स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड हों। नाउ ये जो एनुअल रिपोर्ट होता है इसके 2 कंटेंट होते हैं। सबसे मेन तो कंपनी के बारे में बेसिक डिटेल्स होती हैं, और दूसरा इसमें होते हैं आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट। बेसिक डिटेल्स मतलब कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, कंपनी कब चालू हुई थी उसकी हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन होगी, कंपनी कौन कौन से प्रोडक्ट और सर्विसेज में डील करती है उसके बारे में इंफॉर्मेशन होगी, कंपनी के बीओडी में कौन कौन है, चेयरमैन कौन है, एमडी कौन है, एसेट्रा। कंपनी की मार्केट स्टैंडिंग क्या है, जिस भी बिजनेस में कंपनी है वहाँ पर उनकी पोजीशन क्या है, कंपनी का फ्यूचर को लेके विजन क्या है, कंपनी के अब तक के अचीवमेंट्स क्या है, एसेट्रा। तो एनुअल रिपोर्ट काफ़ी ज़्यादा होता है, 200 से 300 पेजेस के एनुअल रिपोर्ट्स होते हैं, और ये सब डिटेल्स उसमें काफ़ी मैंशनड होती है। इसके अलावा एनुअल रिपोर्ट में कंटेंट रहता है आपका ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दैट इज़ जो सीए के द्वारा ऑडिट किया जा चुका है, जिसको ऑथेंटिक माना जाता है, रिलायबल माना जाता है, ट्रू एंड फेयर माना जाता है। इसमें आपको मिल जाएगा कंपनी का स्टेटमेंट ऑफ पीएल, कंपनी का बैलेंस शीट और कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट। इसके अलावा नोट्स टू अकाउंट्स भी होते हैं, पर हम सिर्फ वही बातें कर रहे हैं जो हमारे लिए रेलेवेंट है। तो अब तक हमने क्या किया, हमने कंपनी चुनी और हमने कंपनी का एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड कर लिया, चाहे कंपनी की वेबसाइट से या फिर अदर सोर्सेज से। अब आपको क्या करना है, आपको अपना प्रोजेक्ट बनाना चालू करना है। जो आपकी प्रोजेक्ट फाइल की पेजेस कितने जा सकते हैं, तो अगर मैं इस एक शीट को सिंगल पेज मानता हूँ टोटल दोनों साइड्स मिलाकर, तो ऐसे लगभग 40 से 50 शीट्स आपकी प्रोजेक्ट में लग सकती हैं अगर आप प्रोजेक्ट काफ़ी सही बना रहे तो। ये मैं एवरेज बेसिस पे बना रहा हूँ, किसी का इससे कम भी हो सकता है, किसी का इससे ज़्यादा भी हो सकता है। तो सिंगल साइड बेसिस पे आपके 40 से 50 पेजेस तक या शीट्स तक आपका प्रोजेक्ट जा सकता है। दैट इज़ दोनों साइड को अगर इंक्लूड करने की बात करें
तो 80 से 90, 80 से 100 के बीच में ये आपका प्रोजेक्ट जो है जा सकता है। तो यहाँ तक की तो बातें हो गई कि प्रोजेक्ट किस पर बनाना है। एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड किया, एनुअल रिपोर्ट में होता क्या है, हमारे काम की कौन कौन सी चीज़ें हैं, और प्रोजेक्ट फाइल आपका टोटल कितने पेजेस तक जा सकता है। अब हम समझते हैं कि अगर आप प्रोजेक्ट फाइल बना रहे हैं तो पेज बाय पेज एटलीस्ट आपके प्रोजेक्ट में कौन कौन सी डिटेल्स मौजूद होनी चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहला पेज, ये सब मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को देखने के बाद में नोटिस किया है, तो थोड़ा बहुत वेरिएशन आपके अपने स्कूल के हिसाब से इसमें चेंजेस हो सकते हैं, बट ये मेरे हिसाब से बेस्ट सीक्वेंस है, ऑर्डर है आपके प्रोजेक्ट फाइल का। सबसे पहले आपका फ्रंट पेज रहेगा जिसमें स्कूल का नाम, स्कूल का लोगो, आप बताएंगे, हेडिंग देंगे प्रोजेक्ट की कि अकाउंटेंसी क्लास 12 का स्पेसिफिक प्रोजेक्ट है, किस सेशन के लिए, दैट इज़ 20-21 के लिए, सब्जेक्ट कोड मेंशन करेंगे, स्टूडेंट अपना नाम मेंशन करेगा कि किसने सबमिट किया है, और आप चाहे तो यहाँ पर टीचर का नाम भी मेंशन कर सकते हैं, दैट इज़ सबमिटेड टू। दूसरा पेज आपका रहता है एक्नॉलेजमेंट का। यहाँ पर सिंपली जो स्टूडेंट होता है वो ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस कर रहा होता है कि उसको प्रोजेक्ट बनाने के लिए उसके स्कूल से काफ़ी हेल्प मिली है, टीचर्स ने हेल्प की है, प्रिंसिपल ने हेल्प की है, और इस पेज में स्टूडेंट अपना नाम मेंशन करेगा, रोल नंबर मेंशन करेगा और साइन करेगा। रोल नंबर आपको एडमिट कार्ड मिलने के बाद आता है, तो अभी आप ये प्रोजेक्ट फाइल बना रहे हैं तो आप इसके लिए स्पेस छोड़ सकते हैं। अगला पेज आपका रहता है सर्टिफिकेट बाय गाइड का। गाइड का मतलब यहाँ पर आपके प्रिंसिपल हैं, आपका इंटरनल एग्जामिनर है, दैट इज़ आपका सब्जेक्ट टीचर, अकाउंट्स टीचर, एंड एक्सटर्नल एग्जामिनर के लिए भी हम वहाँ पर स्कोप छोड़ेंगे कि वो वहाँ पर साइन कर पाएँ। और ये सब क्या सर्टिफाई कर रहे हैं कि प्रोजेक्ट जो है वो CBSE नॉर्म्स के हिसाब से कंप्लीट किया गया है। तो ये सर्टिफिकेशन के नीचे आपको साइन के लिए स्कोप छोड़ना है ऑफ प्रिंसिपल, इंटरनल एग्जामिनर दैट इज़ जो आपके अकाउंट्स टीचर हैं, और एक्सटर्नल एग्जामिनर जो CBSE अपॉइंट करेगा। उसके बाद आपका अगला पेज होगा सर्टिफिकेट बाय स्टूडेंट। यहाँ पर स्टूडेंट ये डिक्लेयर करेगा कि जो प्रोजेक्ट उसने बनाया है वो ऑथेंटिक है, रिलायबल है। और इसका मतलब ये है कि जैसे आप जानते हैं कि हम फाइनेंशियल 19-20 का एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड कर रहे हैं, तो जो भी फिगर्स हम उसमें लिख रहे हैं, जो इस फाइल में हम बनाएंगे, वो सब ऑथेंटिक और रिलायबल होना चाहिए। दैट इज़ आप यहाँ पर इमेजिनरी डेटा यूज़ मत करो, प्रीवियस ईयर के फिगर्स को सिर्फ ईयर चेंज करके वैसा काम ना करो। सब चीज़ आपके पास गूगल में अवेलेबल है, कंपनी के वेबसाइट में अवेलेबल है, आप सिंपली वहाँ पर क्लिक करेंगे आपको रियल डेटा मिल जाएगा। तो जब आपके पास रियल डेटा अवेलेबल है तो प्लीज़ कोई कॉपी पेस्ट वाला डाटा, पुराने साल के डेटा को ईयर चेंज करके अपने प्रोजेक्ट में इंक्लूड ना करें, और यहीं पर आप उसी बात को सर्टिफाई कर रहे हैं। इसके बाद आपका नेक्स्ट पेज होगा इंडेक्स का। तो जो अब आप इस प्रोजेक्ट में लिखने वाले हैं कंपनी के बारे में, जिस भी कंपनी को आपने सिलेक्ट किया है, उसमें आप कौन कौन से टॉपिक्स डिस्कस कर रहे हैं उसका पूरा आप एक इंडेक्स बनाएंगे सीरियल नंबर और पेज नंबर के साथ में। जैसे कि भाई आपका पेज नंबर 1 इसमें रहेगा कंपनी की डिटेल्स के बारे में, पेज नंबर 2 आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बताएंगे। तो जो भी अभी हम यहाँ पर टॉपिक्स 1 बाय 1 पढ़ने वाले हैं, जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये सब आपके इंडेक्स का पार्ट बनेगा। अब इंडेक्स के बाद सबसे पहले जो भी कंपनी आपने सिलेक्ट की है उसकी प्रोफाइल या उसकी बेसिक डिटेल्स आपको देनी चाहिए। वही बात है कि कंपनी के बारे में बताइए, ये कंपनी है क्या, इसकी हिस्ट्री क्या है, कौन से प्रोडक्ट और सर्विसेज में ये डील करती है, इनके BOD कौन कौन है, चेयरमैन कौन है, MD कौन है, कंपनी की मार्केट स्टैंडिंग क्या है कंपेयर टू इट्स कॉम्पिटिटर्स, इसकी अचीवमेंट्स क्या हैं, और इनका विजन क्या है फ्यूचर के लिए। नाउ जब आप ये प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो ये एक स्पाइरल बाइंडिंग वाली फाइल होगी आपकी। तो राइट हैंड साइड में आप डिटेल्स लिख रहे होंगे, और प्रोजेक्ट का जो लेफ्ट हैंड साइड होगा ना, वहाँ पर आप पिक्चर्स लगा सकते हैं, कंपनी के लोगो लगा सकते हैं टॉपिक वाइज। अगर राइट हैंड साइड में आप बात कर रहे हैं कंपनी के प्रोडक्ट की, तो लेफ्ट हैंड साइड में आप पिक्चर्स पेस्ट कर सकते हैं वहाँ पर कंपनी के प्रोडक्ट की। जैसे सपोज मैंने डाबर इंडिया लिमिटेड चुना है और मैं यहाँ पर डाबर कौन कौन से प्रोडक्ट और सर्विस
ऑफर करता है इसकी जानकारी दे रहा हूँ। कहाँ पर? मेरी फाइल के राइट हैंड साइड में, पेजेस में। तो लेफ्ट हैंड साइड जो ब्लैंक रहता है आपका, वहाँ पर आप डाबर के प्रोडक्ट की फ़ोटो पेस्ट कर सकते हैं। इससे आपका प्रोजेक्ट ज़्यादा अट्रैक्टिव और प्रेजेंटेबल दिखाई देता है। और ये काम आप पूरे प्रोजेक्ट के दौरान कर सकते हैं, जहाँ जहाँ आपको चीज़ें मिल जाएं। इसके बाद कंपनी के बारे में डिटेल्स देने के बाद आपका यही कंटेंट अराउंड 10 पेज तक भी जा सकता है। अब आप आ जाएंगे जो हमने सीखा है क्लास 12th में, बुक नंबर 3 में, 1 बाय 1। सबसे पहले आप बताएंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है, इसके बारे में आप डिस्कस करेंगे। नाउ एक बात नोटिस करना, जब भी आप कोई एक डिस्कशन ख़त्म करते हैं और अगला टॉपिक पिकअप करने वाले होते हैं तो इसको फ्रेश पेज से ही स्टार्ट करेंगे, सेम पेज में स्टार्ट नहीं करेंगे। तो आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बारे में बता सकते हैं 1 पेज में, 2 पेज में, जैसा भी, लेकिन अगला टॉपिक आपका फ्रेश पेज में ही स्टार्ट होना चाहिए। तो सबसे पहले हमने बताया फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता क्या है, यही हमारा चैप्टर 1 था। फिर हमने बताया स्टेटमेंट ऑफ पीएल क्या होता है। तो यहाँ पर हमने सिर्फ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ओवरऑल पॉइंट ऑफ व्यू से बताया। अब उसके अंदर में हम जा रहे हैं और स्टेटमेंट ऑफ पीएल के बारे में बता रहे हैं, इसके बारे में बेसिक डिटेल्स बता रहे हैं कि इसका कंटेंट क्या क्या होता है। इसके बाद आप क्या करेंगे, जो भी कंपनी आपने सिलेक्ट की है, मैं जैसे डाबर इंडिया लिमिटेड बोल रहा हूँ आपको, तो उसका आप प्रिपेयर करेंगे स्टेटमेंट ऑफ पीएल। और ऑब्वियस सी बात है, ये कौन से साल के लिए होगा? आपका फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए। और आपको याद है कि हमेशा इसमें करस्पॉन्डिंग फिगर्स भी आ जाती हैं, दैट इज़ फाइनेंशियल ईयर 18-19 की फिगर्स भी आपके स्टेटमेंट ऑफ पीएल का हिस्सा बनेंगी। तो ये आपको अपने हाथों से बनाना है। पूरा प्रोजेक्ट जो है जितना हो सके आपको अपने हाथों से ही लिखना है, क्योंकि सीबीएसई यही बोलता है कि प्रोजेक्ट शुड बी हैंड रिटन। आप जब ये स्टेटमेंट ऑफ पीएल ड्रॉ कर रहे होंगे एक्चुअल में, तो आप एक और काम कर सकते हैं कि आप स्टेटमेंट ऑफ पीएल का प्रिंट आउट निकाल सकते हैं कलर में, और ये डिस्कशन करने के बाद में थ्योरी वाला बीच में आप यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं, पेस्ट कर सकते हैं अपने फाइल के अंदर में प्रिंट आउट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ पीएल। तो ये ऑप्शन है, ज़रूरी नहीं है, ये आपकी विश है। ठीक है, तो मैंने स्टेटमेंट ऑफ पीएल के बारे में बताया, स्टेटमेंट ऑफ पीएल प्रिपेयर कर लिया। बीच में चाहूँ तो मैं एक प्रिंट आउट लगा सकता हूँ स्टेटमेंट ऑफ पीएल का, जो भी फाइनेंशियल ईयर मेरा है उसके अकॉर्डिंग। स्टेटमेंट ऑफ पीएल ओवर हो गया। अब आ जाते हैं बैलेंस शीट में। फिर से बैलेंस शीट के बारे में हमने डिस्कस किया, बैलेंस शीट क्या होती है कंपनी की। ये अकॉर्डिंग टू शेड्यूल 3 बनाया जाता है कंपनी 2013 के हिसाब से, तो वो आपने डिटेल्स बता दी। फिर आप क्या करेंगे, बैलेंस शीट प्रिपेयर करेंगे। फिर इस स्टेप से पहले आप चाहें तो बैलेंस शीट का प्रिंट आउट कलर में हो सके तो पॉसिबल पेस्ट कर सकते हैं अपने फाइल में, नहीं हो पाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं। फिर यहाँ पर आप बैलेंस शीट प्रिपेयर कर रहे होंगे फॉर फाइनेंशियल ईयर 1920, और करस्पॉन्डिंग फिगर्स तो आ ही जाती हैं फाइनेंशियल ईयर 18-19 की। तो इसके साथ अगर आप नोटिस करेंगे तो जो हमने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा था वो फिनिश हो जाता है। अब वैसे चैप्टर नंबर 1 में हमने CFS के बारे में बेसिक बातें करी हैं, पर आपको अच्छे से पता है कि चैप्टर नंबर 5 में CFS आपका डिटेल में है। तो चैप्टर नंबर 1 में हमने सीखा FS क्या होता है, हमने बैलेंस शीट बनाई और PL बनाया। जो हमने सीखा था वही हमारे प्रोजेक्ट में उसी सीक्वेंस में उसी ऑर्डर में हम बना रहे हैं। दूसरा चैप्टर हमने पढ़ा था फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का, तो अब आप ये लिख देंगे, इसके बारे में बताएंगे कि इसका मतलब क्या होता है, कौन कौन से टूल्स आप यूज़ कर सकते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस के लिए, और टाइप्स क्या होते हैं। टूल्स मतलब CFS, कंपैरेटिव, कॉमन साइज, रेशियो, ये सब टूल्स होते हैं। और टाइप्स मतलब इंटरनल एनालिसिस है कि एक्सटर्नल एनालिसिस है, एसेट्रा। तो इस चैप्टर के लिए प्रैक्टिकल आपको कुछ भी ड्रॉ नहीं करना है, क्योंकि कुछ प्रैक्टिकल आपके पास है नहीं, और जो है वो आने वाले चैप्टर्स में है। तो यहाँ पर बस आपका सिर्फ थ्योरी कंटेंट होगा फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस का। इसके बाद आप बताएंगे कंपैरेटिव स्टेटमेंट क्या होता है, जो हमारा चैप्टर नंबर 3 है। इसके बारे में आप इंट्रो देंगे। फिर आप बताएंगे कंपैरेटिव बैलेंस शीट क्या होती है, उसके बारे में ब्रीफ इंट्रो देंगे। और अगले पेज में कंपैरेटिव बैलेंस शीट आप ड्रॉ करेंगे फाइनेंशियल ईयर 19-20 और 18-19 के लिए।
तो कंपैरेटिव बैलेंस शीट तो 2 सालों की ही बनती है। वैसे ही फिर आप कंपैरेटिव स्टेटमेंट ऑफ पीएल के बारे में बताएंगे, फिर कंपैरेटिव स्टेटमेंट पीएल ड्रॉ करेंगे, फिर आप कॉमन साइज स्टेटमेंट के बारे में बताएंगे, फिर कॉमन साइज बैलेंस शीट के बारे में बताएंगे एंड देन कॉमन साइज बैलेंस शीट ड्रॉ करेंगे। तो आप नोटिस कर रहे हैं हमारा सीक्वेंस काफ़ी अच्छे से मेंटेन हो रहा है। पहले हम एक्सटर्नल को जानकारी दे रहे हैं कि ये टॉपिक है क्या, फिर उसके बाद हम वो चीज़ें ड्रॉ कर रहे हैं अपने प्रोजेक्ट में। इसके बाद आप बताएंगे कॉमन साइज एसपीएल क्या होता है और कॉमन साइज एसपीएल आप बनाएंगे। ठीक है, देन यहां तक कॉमन साइज एसपीएल तक हमने चैप्टर नंबर 3 तक हम पहुंच गए। अब हम बताएंगे अकाउंटिंग रेशियोज के बारे में। अकाउंटिंग रेशियोज क्या होते हैं? तो हमको पता है अकाउंटिंग रेशियोज में हम 2 वेरिएबल को, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को कंपेयर करके कुछ डिसीजन या कुछ कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। तो बस आप एक पेज में अकाउंटिंग रेशियोज के बारे में बताएंगे। नाउ अगला पेज आपका इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। अब आपको क्या करना है, जो 4 रेशियोज पढ़े हैं आपने मेजर कैटेगरी में, लिक्विडिटी रेशियो, सॉल्वेंसी रेशियो, एक्टिविटी रेशियो एंड प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो, आपको क्या करना है। सपोज आप लिक्विडिटी रेशियो से शुरुआत करते हैं, उसके अंदर में आपका करंट रेशियो है, क्विक रेशियो है। तो आप सबसे पहला काम क्या करें, करंट रेशियो क्या होता है वो समझाएं, लिक्विडिटी की हेडिंग डालकर लिक्विडिटी क्या होता है 2 से 3 लाइन में एक्सप्लेन कर दें। फिर करंट रेशियो क्या होता है वो एक्सप्लेन कर दें। एक्सप्लेन कैसे करना है कि करंट रेशियो क्या होता है, उसका इंटरप्रिटेशन क्या होता है, उसका फॉर्मूला क्या होता है। अब जैसे ही मैंने अपनी फाइल में करंट रेशियो के बारे में थ्योरी नॉलेज दिया, अब आपको क्या करना चाहिए कि आप करंट रेशियो निकाल दीजिए जिस भी कंपनी का आपने डेटा सिलेक्ट किया है, और यहाँ पर भी आप 2 साल का जो है करंट रेशियो निकालें, फाइनेंशियल ईयर 19-20 के लिए भी और 18-19 के लिए। फिर आप नेक्स्ट रेशियो में मूव करें, क्विक रेशियो। फिर क्विक रेशियो भी आप क्या करें, एक्सप्लेन करें क्विक रेशियो क्या होता है, उसका सिग्निफिकेंस या इंटरप्रिटेशन क्या निकलता है, फॉर्मूला बताएं उसका, और फिर आप क्विक रेशियो निकाल दीजिए। ऐसे ही आपको 1 बाय 1 ये जो 4 कैटेगरीज ऑफ रेशियोज़ हैं, इसके सारे रेशियोज़ आपको जो है एक्सप्लेन करने चाहिए, उसका सिग्निफिकेंस इंटरप्रिटेशन बताना चाहिए, फॉर्मूला बताना चाहिए एंड देन रेशियोज़ कैलकुलेट करने चाहिए। सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट क्या है जैसे मैंने करंट रेशियो निकाल लिया और हमको पता है करंट रेशियो आइडियल 2:1 होना चाहिए। अब आपने जो भी कंपनी सिलेक्ट की है उसका जो भी करंट रेशियो आ रहा होगा, आपने ऑलरेडी एक्सप्लेन किया है कि करंट रेशियो हायर बेटर होता है कि लोअर बेटर होता है, ये बात आपने थ्योरी में बताई है। नाउ आपने प्रैक्टिकली करंट रेशियो निकाल भी लिया, तो उसी बेसिस पे आप कंक्लूजन ड्रॉ करें। जो भी आपके रिजल्ट्स आए हैं, जो भी आपका रेशियो आया है प्रैक्टिकली जिस कंपनी का आपने डेटा सिलेक्ट किया है, कि उस रेशियो का इंटरप्रिटेशन क्या निकल रहा है, क्या वो रेशियो अच्छा रेशियो है, हायर रेशियो है, लोअर रेशियो है, जो भी आप रेशियो बना रहे हैं उसके सिग्निफिकेंस के हिसाब से। तो आप नोटिस करेंगे यहाँ पर आपको 1 बाय 1 सारे रेशियोज बताने चाहिए, उसका सिग्निफिकेंस बताना चाहिए, इंटरप्रिटेशन बताना चाहिए एंड जो भी आपका रिजल्ट आएगा ये मस्ट है आपका रेशियो के लिए, क्योंकि यही तो आपका एनालिसिस का हिस्सा है। प्रोजेक्ट वाला आपसे रेशियो सॉल्व करवाना नहीं चाहता है, वो ये देखना चाहता है कि रेशियो निकालने के बाद में आप उसके बेस पे कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। ये कंक्लूजन ड्रॉ करने के लिए आपको आपकी बुक में ही मदद मिल जाएगी। आप जो बुक यूज़ कर रहे हैं, सपोज हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर TS ग्रेवाल की बुक, तो हर रेशियो के बाद रेशियो के एक्सप्लेनेशन में उसका इंटरप्रिटेशन लिखा हुआ है कि ये रेशियो हायर होना अच्छा है कि लोअर होना अच्छा है एसेट्रा। तो उसी बेसिस पे आपका जो भी रिज़ल्ट आएगा आप अपने रिज़ल्ट पर कमेंट कर देंगे, कंक्लूजन बता देंगे कि इस कंपनी का करंट रेशियो अच्छा है कि नहीं है, क्विक रेशियो अच्छा है कि नहीं है, GP रेशियो कैसा है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो कैसा है एसेट्रा। ठीक है, तो ये हो गया रेशियोज़ को लेकर। आपके टोटल 15 रेशियो हैं। आप यहाँ पर चाहें तो 15 के 15 रेशियोज़ जो हैं आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। बस एक्सप्लेन करते समय लेंथ ज़्यादा ना बढ़े, अपनी बात को प्रिसाइज रखिएगा, चीज़ों को जितना सिग्निफिकेंट चीज़ें हों, रेलेवेंट चीज़ें हों वही लिखिएगा, तो ये ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। और आपको हेल्प भी होगी ये रेशियोज़ निकालते समय
ये आपका एक रिवीजन भी हो जाएगा कि आप सारे रेशो यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहे हैं, उसका इंटरप्रिटेशन समझा रहे हैं, फॉर्मूला समझा रहे हैं और फिर रेशोज़ के बेस पे रेशोज़ निकाल भी रहे हैं और कंक्लूजन भी ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहाँ तक हमने चैप्टर नंबर 4 कंप्लीट कर लिया। अब इस प्रोजेक्ट का हमारा आखिरी हिस्से में आ गए हम, जहाँ पर हम CFS के बारे में बताएंगे, CFS क्या होता है, और उसके बाद हमने जो भी कंपनी सिलेक्ट की है उसका हम CFS ड्रॉ करेंगे, जितना हमको सिखाया गया है इनडायरेक्ट मेथड के हिसाब से, AS3 रिवाइज के हिसाब से उतना, और जो भी CFS बनाया है उसका भी जो है हम कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं, दैट इज़ इंटरप्रेट कर सकते हैं कि कंपनी का ऑपरेटिंग एक्टिविटी से जो आउटफ्लो है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, कंपनी का फाइनेंसिंग एक्टिविटी का क्या पोजीशन है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के कैश फ्लो का क्या पोजीशन है। इसमें ज़्यादा आपको समय नहीं लगने वाला और ना ज़्यादा आपको लिखना है। तो CFS समझाया और CFS बना लिया। इसके बाद सबसे आखिरी में हम एक हेडिंग देते हैं, बिब्लियोग्राफी। इसका मतलब होता है कि जो भी आपने ये प्रोजेक्ट बनाया है इसके लिए आपने डेटा इन्फॉर्मेशन कहाँ कहाँ से कलेक्ट किए हैं। तो ये तो डिपेंड करता है कि आपने कहाँ से कलेक्ट किए हैं, कंपनी की वेबसाइट से, विकीपीडिया से या दूसरी वेबसाइट से, या फिर आपने अपने बुक को भी यूज़ किया है कुछ चैप्टर्स के लिए। तो ये प्रोजेक्ट का आपका आखिरी पेज होगा। तो उम्मीद है यहाँ तक की बातें आपको समझ में आई होंगी कि हमको प्रोजेक्ट क्या बनाना है, किस टॉपिक पर बनाना है, कैसे बनाना है, और हमने पेज बाय पेज आपको डिटेल्स भी बता दी है। तो उम्मीद है ये आपको हेल्प करेगा और आप प्रोजेक्ट अच्छे से बना पाएंगे। आप सबको पता है कि CBSE का नोटिफिकेशन आ चुका है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के कंडक्ट को लेकर। एक्सटर्नल की भी अपॉइंटमेंट होगी, एक ऑब्जर्वर भी अपॉइंट होगा, इंटरनल एग्जामिनर भी आपका होगा। तो रेडी रहिए, अगले महीने से प्रोजेक्ट आपको बनाना है। टाइम पर अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट कर लीजिए और प्रोजेक्ट कंप्लीशन से पहले एक बार अपने टीचर को प्रोजेक्ट ज़रूर वेरीफाई करवाएं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।